नमस्कार, मैं और मेरे साथी अजय गुर्जर हम दोनों आज आ रहे हैं IBC 24 की एक खास पेशकश चुनावी कैंपेन ट्रेल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ। दरअसल हम यहाँ से अभी रायपुर एयरपोर्ट पर हैं। रायपुर एयरपोर्ट से हम इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे उड़ेंगे मुंगेली की ओर। मुंगेली में हमको अरुण साव मिलेंगे। उनके साथ हम जाएंगे सबसे हॉट सीट जो है जांजगीर ज़िले की सक्ती, जहां से लड़ रहे हैं विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत कांग्रेस से, और उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनका आज नामांकन हुआ। चलिए हम चलते हैं। हमारे साथी अजय और मैं वरुण सखाजी IBC 24 के लिए आज हम यात्रा शुरू कर रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट से मुंगेली होते हुए सक्ती की। तो अजय चलते हैं। बिल्कुल रेडी। वैसे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति वैसे भी रोमांचक है, क्योंकि यहाँ दोनों ही पार्टियाँ जोर आजमाइश कर रही हैं और कोई किसी पर कम नहीं है, सब एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप IBC 24 और देख रहे हो तो चुनाव का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी रोमांचक चुनावी यात्रा पर हैं हम, और अभी हम जो है उड़े हैं रायपुर से। ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि संभवतः हम मिडवे ऑफ दी मुंगेली होंगे। यहाँ जब हम मुंगेली जा रहे हैं तो हमारी जो रफ्तार है वो 120 से 200 किलोमीटर के बीच की है और हम अभी इस समय भाटापारा बलौदा बाजार के ऊपर से होकर के गुजर रहे हैं। अजय, संभवतः मुझे यही लग रहा है, क्योंकि हम ये जजमेंट कर पा रहे हैं। हमको नीचे जो दिखाई दे रहा है वो नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है। जो रेलवे ट्रैक बिलासपुर से आता है रायपुर के लिए, जो कोलकाता हावड़ा नागपुर मुंबई वाला जो ट्रैक है वो ट्रैक दिखाई दे रहा है। और अभी बज रहे हैं दिन में 10:39। मुझे लगता है साउथ बिहार यहाँ से होकर गुजर रही होगी, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। अजय, तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इस रोमांचक यात्रा में ज़रा भी बोर नहीं होने देंगे। नॉलेज की एक एक बाइट आपको, इलेक्शन की एक एक कवरेज आपको मिलेगी, जो सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, हम जो हेलीकॉप्टर में हैं, हम यहाँ जो नीचे हरे धान के खेत दिख रहे हैं ना, ये 1 महीने में पक जाएंगे। यानी इनकी जो खरीदी शुरू होने वाली है, जो वर्तमान सरकार करती है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है और सबसे बड़ा राजनीतिक मसला है। ये हरे खेत आज हरे हैं, 15-20 दिन 25 दिन में, 1 महीने में ये पीले हो जाएंगे, धान पक जाएगी, और उसी समय वोटिंग हो रही होगी फेज़ 2 की, और उसी समय के कुछ दिन बाद यानी 3 दिसंबर को रिज़ल्ट आ रहे होंगे। तब इन पीले खेतों को हम याद करेंगे। ये जो पीले खेत हैं, इन्होंने किनको जिताया, ये पीले खेत किसकी जीत के गवाह बने, ये पीले खेतों ने, किसानों ने किन दलों पर विश्वास किया, इन पीले खेतों ने के किसानों ने किन नेताओं पर विश्वास किया, ये हम 3 दिसंबर को देखेंगे। चूँकि ये हमको यहाँ से अच्छे शॉट्स, अच्छे विजुअल मिले, ओवरव्यू मिला, तो ये हरे भरे जो खेत हैं इनकी बड़ी भूमिका है। चूँकि ये धान के खेत हैं, धान छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ा मसला है। अब हम जो है ये मुंगेली पहुंच गए हैं। मुंगेली में हम वेट कर रहे हैं अरुण साव का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यहाँ से हम जाएंगे सक्ती। सक्ती वो सीट है जहाँ पर चरणदास महंत चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से उनका बड़ा नाम है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतार रही है, और आज जो है नामांकन भरने अरुण साव के साथ हम ये यहाँ से जाएंगे और सक्ती तक हम उनके साथ रहेंगे और बातचीत करेंगे तमाम राजनीतिक पूरे परिदृश्य पर। आखिर छत्तीसगढ़ की सियासत में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, एक एक खबर हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब मुंगेली से हमारा जो सफ़र है वो सक्ती की तरफ जा रहा है। जांजगीर चांपा से अलग होकर के सक्ती को ज़िला बनाया है भूपेश बघेल ने, और उसके बाद से यहाँ पर अलग तरह के तौर तरीके हैं, और हम यहाँ से उड़ेंगे सक्ती के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के साथ।
मुंगेली से हमारे हेलीकॉप्टर ने ज़मीन छोड़ दी और आसमान की तरफ चल पड़ा है, लेकिन नेताओं ने आसमान छोड़ दिया है, ज़मीन की तरफ चल पड़े हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अरुण साव जी। अरुण साव जी, ज़मीन पकड़ रहे हैं ना? बिल्कुल, पूरे मजबूती से ज़मीन में पकड़ बना रखी है हमने और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। हेलीकॉप्टर जैसी हवाई चीज़ें तो नहीं है, कुछ है मतलब एकदम ग्राउंड की बातें? हवाई तो कांग्रेस की बातें और कांग्रेस की काम है। हम तो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसलिए मजबूती से ज़मीन में हमारी पकड़ बनी है और कमल खिलने वाला है। ज़मीन की अगर लड़ाई लड़ी है तो माना जाए कि घोषणा पत्र में ज़मीन की चीज़ें दिखाई देंगी। निश्चित रूप से आज देश की जनता हो, छत्तीसगढ़ की जनता हो, उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जितना कहती है उससे ज़्यादा करती है। ज़मीन की अगर बात कर रहे हैं तो ज़मीन पर जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, क्या लग रहे हैं आपके हिसाब से? 5 साल में जो दुर्दशा भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने छत्तीसगढ़ की है, उससे आम जनता परेशान है। जिस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया और विकास के सारे काम ठप हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है और परिवर्तन चाहती है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। धान खरीदी का भी गढ़ बनाया है छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल ने, कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। यदि गांव, गरीब और किसान की चिंता किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2003 से पहले भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। क्या दुर्दशा करके रखी थी किसानों की कांग्रेस की सरकार ने। कैसे उनके धान को पानी में डुबाकर रिजेक्ट किया जाता था, कैसे एक एक रुपए के लिए किसान तरसता था, परेशान होता था। आज यदि धान खरीदी की अच्छी व्यवस्था बनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसानों को धोखा देने का काम, शोषण करने का काम, लूटने का काम भूपेश बघेल ने किया है। कैसे किसानों के रकबे काटे, कैसे किसानों को महंगी कीमत पर खाद खरीदने पर मजबूर किया, कैसे बारदाने का पैसा नहीं दिया, बारदाने के लिए तरसाया। तो ये किसानों की शोषण करने वाली कांग्रेस की सरकार है। किसानों की बेहतरी और तरक्की तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। धान पर भी वो बोल रहे हैं, 3600 रुपये का दावा कर रहे हैं, रविंद्र चौबे से लेकर दीपक बैज तक, और ऐसे उनके हाव भाव भी दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसमें वो एक गेम खेलेंगे। इसका क्या जवाब है? पहले तो ये बताएं कि इन्होंने 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान का देने का कहा था। क्या दिया है भूपेश बघेल ने? 2500 रुपये। 2500 रुपये में जब बात हुई थी तब तो 1800 रुपये केंद्र सरकार देती थी। आज 2200 रुपये केंद्र सरकार देती है और रविंद्र चौबे ने जो कहा है वो तो केंद्र सरकार के पैसे को जोड़कर कहा है, हम देंगे ये नहीं कहा है। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों को जो समर्थन मूल्य हर साल जो बढ़ा के दे रही है उसको वो अपने हिस्से में जोड़कर बताने का काम करते हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि किसानों के हित में कौन काम कर रहा है। नहीं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है, लोग सिर्फ और सिर्फ फील्ड पर धान की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं और इस पर भाजपा मौन साध रही है। ये मौन भारी न पड़ जाए? किसानों के मामले में हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए हमने ही किया है, आगे भी जो करेंगे हम ही करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। क्या उनसे ज़्यादा दाम पर धान खरीदेंगे? निश्चित रूप से किसानों को हर प्रकार की सुविधा देंगे। आज क्या भूपेश बघेल
किसानों के बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। किसान जहां गांव में रहते हैं, गांव की दुर्दशा उन्होंने नहीं कर रखी है। क्या किसानों को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से वंचित नहीं किया है? तो किसानों को 4 पैसे देकर किसानों के साथ अन्याय और शोषण का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ये आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुझे सीधी बात बताइए, क्या धान के दाम बीजेपी की सरकार बनती है तो जो भूपेश बघेल 2783 रुपए दे रहे हैं, भले ही उसमें कितना भी हिस्सा केंद्र का हो और कितना भी राज्य का हो, क्या उस राशि से ऊपर राशि देंगे? मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं कि ये अपनी बात करें, केंद्र सरकार जो दे रही है उसको अपने साथ जोड़कर झूठी वाहवाही लूटने का काम ना करें। किसानों के लिए हम बेहतर योजना लेकर आएंगे। वो तो कह रहे हैं हम शराबबंदी अकेली नहीं करेंगे, हम तो पूरी नशा मुक्ति कर रहे हैं, सारे तरह के नशे खत्म करने के लिए सोशल कैंपेन चला रहे हैं। मोदी जी भी यही कहते हैं सोशल कैंपेन के बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकती। ठीक तो कर रहे हैं। क्या इन्होंने घोषणा पत्र में वादा नहीं किया था शराबबंदी करेंगे? किया था ना। तो जब वादा किया है वो निभाना चाहिए कि नहीं निभाना चाहिए? ये लोकतंत्र का तकाजा है। आपने जनता से वादा किया, वादा करने से पहले सोचना चाहिए था कि वो पूरा हो सकता है कि नहीं। पलटू राम की भूमिका में मत आए, आपने कोई वादा पूरा नहीं किया है, फिर झूठे वादे कर रहे हैं। ऐसा चल रहा है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, जितने नेता उतने गढ़, जितने नेता उतने ठिए, ऐसे कैसे जीतेंगे? एकजुट होकर पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में है, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। आज जनता का मूड बता रहा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी जो छत्तीसगढ़ का पूरा माहौल है, उस माहौल में भाजपा ने क्या अपने आप को स्टैंड कर लिया है जो 2018 के मुकाबले? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली, लूटने वाली भूपेश की सरकार जाने वाली है। सरकार तो जाने वाली है, लेकिन घोषणा पत्र कब आने वाला है? घोषणा पत्र समय पर आ जाएगा। समय क्या है? फेस टू फेस तो 7 तारीख को है, कब बताएंगे लोग? बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। क्या 2 नवंबर को मोदी की जो रैली है प्रस्तावित, क्या घोषणा पत्र संबंधी कोई घोषणा मोदी जी कर सकते हैं वहां से? क्या जब भी घोषणा पत्र आएगा आप लोगों को बताएंगे। घोषणा पत्र में मुख्य रूप से किस तरह के बिंदुओं को शामिल करने की कोशिश है? जब घोषणा पत्र आएगा तो आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। विजय बघेल आपको बता रहे हैं ना घोषणा पत्र में क्या रख रहे हैं कि बहुत गोपनीय रखा हुआ उन्होंने? मुझे बता रहा है, चर्चा भी हुई है, बैठक भी हुई है, पर अंतिम रूप से आने के बाद आपको बताएंगे। अभी ये आधा हिस्सा है, हम शक्ति पहुंचने वाले हैं। शक्ति पर एक सवाल कर लेते हैं, फिर शक्ति में जब नामांकन हो चुका होगा उसके बाद फिर हम एक सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे जो रायपुर तक चलेगा। अरुण जी, जहां आप जा रहे हैं वो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहां से चुनाव लड़ते हैं और बड़ा उनका नाम है, कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे वहां? देखिए, अभी आपको वीडियो वायरल हुआ, पता चला कांग्रेस पार्टी ने अपने 22 विधायकों के टिकट काटे हैं। ये बताता है कि सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। सरकार की विफलता, सरकार के खिलाफ आक्रोश का ठिकरा कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों पर फोड़ा है। लगातार कांग्रेस में बगावत हो रही है, कांग्रेस में भगदड़ मची है, जनता का सामना ये नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति में भी कमल खिलेगा। आखिरी सवाल, आपने 4 सीटें रोक रखी हैं, 4 दिन बचे हुए हैं नामांकन के, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, आज हम 26 में बैठे हैं, क्यों घोषणा नहीं कर रहे? क्या 4-5 प्रत्याशियों में इतनी माथापच्ची? बहुत जल्दी बचे हुए प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। फिर भी कब तक, कोई तारीख? बहुत जल्दी। ये राम मंदिर जैसा तो नहीं है, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? पर बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण साहू जी का एक पार्ट तो आपने ये देख लिया, हम जब मुंगेली से शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं तो ये इस पार्ट में हमने उनसे तमाम तरह के राजनीतिक सवाल किए हैं। अब हम जब अगला पार्ट होगा तो उसमें दूसरे सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे।
अब हम जो है शक्ति से उड़ चुके हैं रायपुर के लिए। शक्ति का एम्बियंस हमने देखा, गांव में देखा और इस सभा को भी देखा। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। अब हम एक दूसरे दौर की बात करेंगे। साहब, सारे कैंडिडेट आपने डिक्लेयर कर दिए हैं, 4 जो बाकी बची थी सब कर दी हैं। अब क्या पोजीशन है? अब सारे मोहरे मैदान में हैं, सारे योद्धा मैदान में हैं। किस तरफ रण बढ़ रहा है? देखिए, जो 90 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, 45 से अधिक प्रत्याशी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 35 से अधिक प्रत्याशी युवा हैं, महिलाओं को भी स्थान दिया है और वही अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी चुनाव के मैदान में हमने उतारा है। एज फैक्टर को लेकर के आपको लग रहा है कि एज मिल जाएगा बीजेपी को, लेकिन ऐसा नॉर्मली कम ही होता है कि एज फैक्टर की वजह से कोई वो बहुत ग्राउंड में वैसा कोई एम्बियंस खड़ा हो जाए या वैसी कोई परिस्थितियां खड़ी हो जाएं। मुद्दे तो आपको लेने पड़ेंगे, वादे तो आपको करने पड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में बहुत ही मजबूत संगठनात्मक आधार है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, 15 साल में जिस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ को सजाया संवारा, तो छत्तीसगढ़ की जनता को ये पता है कि आम लोगों के लिए काम करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप कह रहे हैं कि हर वर्ग में नाराज़गी है। अगर हर वर्ग में नाराज़गी है तो फिर इलेक्शन को पोलराइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल भी हम किसी तरह से पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं। हम अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, लोगों के मुद्दों को लेकर मुखरता से हम लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। साजा में आपने जो है बीरनपुर के जो वो हैं, बीरनपुर की हिंसा के जो पीड़ित हैं, उनके पिता को उतारा है और वो वहाँ वोट नहीं, न्याय मांग रहे हैं। इसे कैसे धार्मिक पोलराइजेशन ना कहा जाए? जिस दर्दनाक तरीके से भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई, हत्या के बाद सरकार की जो भूमिका थी, उनके ईश्वर साहू ने और भुवनेश्वर साहू के दूसरे भाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि 40 लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या की। हत्या की पृष्ठभूमि लव जिहाद रही है। अब लव जिहाद के खिलाफत करने पर हत्या हो, सांप्रदायिक आधार पर हत्या हो और सरकार हत्यारों को बचाने का काम करे, हिंदू समाज के निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करे, और ये हम नहीं कर रहे हैं। न्यायालय का फैसला बोलता है कि 8 लोगों को बिना आधार के पुलिस ने अपराधी बनाया, जेल में डाला। तो अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है। भुवनेश्वर साहू को न्याय मिलना चाहिए और वो सरकार जिसने भुवनेश्वर साहू की हत्या के कारण बनी और जिसने भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को बचाने का काम किया, निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया, उनके लिए न्याय की लड़ाई है ये चुनाव। कवर्धा में भी आपने ऐसे ही माहौल बनाया है। वहाँ पर भी कथित तौर पर बताया जा रहा है कि रोहिंग्याओं को बड़े पैमाने पर बसाया गया है। छत्तीसगढ़ में ये भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को चेंज करने का षड्यंत्र हो रहा है। और एक सवाल कि भाजपा जैसे ही बस्तर में एंटर करती है, धर्मांतरण का गाना गाने लगती है, और जब जशपुर में एंटर करती है धर्मांतरण भूल जाती है, जबकि जशपुर तो धर्मांतरण का बड़ा गढ़ रहा है। देखिए, राज्य में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा है और धर्मांतरण का विरोध करने वालों को झूठे मुकदमे में डालकर जेल में डालने का काम ये बताता है कि सरकार के संरक्षण में
धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो मुस्लिमों को किसी को आपने टिकट नहीं दिया, एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में। देखिए, टिकट देने के मापदंड क्या होते हैं कि वो जीतने योग्य कार्यकर्ता हो जो जीत सके। प्राथमिकता यही होती है कि जो जीतने योग्य हो, टिकट के दावेदारों में उस प्रकार से उसकी स्थिति हो, और इसलिए जीतने योग्य प्रत्याशी मिलते तो जरूर हम देते। कांग्रेस ने 2 सरदारों को टिकट दिया है, बीजेपी ने सरदारों का भी ध्यान नहीं रखा है। मैंने आपसे कहा कि टिकट देने के मापदंड इस तरह से होते हैं, और सिख समाज का भी पूरा सम्मान पार्टी में है। संगठन में अनेक महत्वपूर्ण स्थान समाज को दिए हैं। तो ये माना जाए कि आपने सामाजिक जो समीकरण थे उनको साधा है और कोशिश की है कि सबका प्रतिनिधित्व हो जाए। देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर चलते हैं, पर टिकट तो केवल 90 ही दे सकते हैं, 90 विधानसभा सीटों में। चिंतामणि महाराज आए, बीजेपी से भी भेंट की, ज्वाइन नहीं किया, शर्त रखी कि मुझे अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव के सामने लड़ा दो। क्या ये माना जाए कि चिंतामणि जैसे प्रत्याशी को वहाँ उतार कर आप टीएस बाबा के लिए चुनाव जटिल नहीं बनाना चाहते थे, कठिन कोई सेटिंग है? देखिए, अभी भी टीएस सिंहदेव जी हारेंगे और सरगुजा संभाग की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। टीएस सिंहदेव के साथ कोई साठगांठ है क्या बीजेपी की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल ने मिलकर सरगुजा को छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया। सरगुजा की जनता कांग्रेस और टीएस सिंहदेव जी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। अमित शाह जहां भी जाते हैं चुनावी रणनीति में वो एक नारा देते हैं, 65 पार, 50 पार, 40 पार, जो भी होते हैं। इस बार क्या हो गया है? पिछली बार 65 पार दिया था तो उल्टा 65 हो गया, तो इस बार क्या हो गया? अमित शाह कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ नारा टारगेट दे ही नहीं रहे। देखिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कोई फिगर संख्या नहीं देंगे, स्पष्ट बहुमत मतलब 46? मैं बोल रहा हूं कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, शायद इसीलिए आप कोई फिगर नहीं बोल पा रहे हैं क्या? मैंने आपसे कहा कि पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम जो है हेलीकॉप्टर से अरुण साहब जी जिस तरह से ज़मीन पर उतर करके काम कर रहे हैं, तो हमारा जो खबरों का हेलीकॉप्टर है ये भी नीचे की तरफ जा रहा है और हम रायपुर पहुंच रहे हैं। तो हम अब ये रायपुर पहुंच गए हैं। अरुण साहब जी के साथ हमने आज दिन भर बिताया, पूरी गतिविधि को समझा और शक्ति से लेकर मुंगेली से लेकर सारी उनकी एक्टिविटी को भी देखा और उनके विचारों को भी जाना, और राजनीतिक जो विजन और मिशन है और मुद्दे हैं जो राजनीति के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, उनको हमने उठाया, आपके सवाल उठाए और उनसे जानने की कोशिश की कि वो राजनीति में अगर मान लीजिए सत्ता में आते हैं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए क्या करेंगे। दिन कैसा रहा, एक पूरे सब जगह हम घूम कर आए, लोगों का एम्बियंस भी समझा हमने, लोगों की बातचीत को भी देखा, और अब हम रायपुर एयरपोर्ट पर हैं और हम सीधे अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं। मेरे साथी कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ वरुण सखा जी, रायपुर एयरपोर्ट से IBC 24 के लिए।